यहाँ पर हम लोग सीवर्स जो टॉपिक था उसका रिवीजन देखने वाले हैं। सीवर्स में सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि टोटल 3 तरह का वाटर होता है जो कि हमारे किसी भी सीवर में आ सकता है। तो पहला था डोमेस्टिक सीवेज, दूसरा था इंडस्ट्रियल सीवेज और तीसरा था स्टॉर्म वाटर। अगर यहाँ पर चेक करें इन दोनों को ही हम लोग कंबाइंडली बुला लेते हैं एज वेस्ट वाटर। अगर सिर्फ वेस्ट वाटर एक अलग पाइप में चलता है और स्टॉर्म वाटर एक अलग पाइप में चलता है, देन सच पर्टिकुलर सीवरेज सिस्टम इज नोन एज सेपरेट सीवरेज सिस्टम, जिसमें दो अलग अलग पाइप्स रहती है, एक में वेस्ट वाटर ट्रेवल करता है और दूसरे में स्टॉर्म वाटर ट्रेवल करता है। वेयर एज द सेकेंड वन वॉज योर कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। कंबाइंड मतलब जिसमें तीनों के लिए ही एक ही सिंगल पाइप दी जाती थी, लेकिन उसके लिए पाइप की साइज काफी बढ़ जाएगी और जो फ्लक्चुएशन है फ्लो में वो काफी ज्यादा होंगी। सो यहाँ पर तीसरा जो था दैट वाज पार्शियली सेपरेट और पार्शियली कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि कोई भी पर्टिकुलर सीवर में जो भी डिस्चार्ज आएगा दैट इज कमिंग इनटू द सीवर, दैट एवरेज डेली डिस्चार्ज इज टेकन टू बी 80% ऑफ डेली वाटर सप्लाई। डेली सप्लाई कितनी होगी, तो जितनी भी डिमांड होगी उतना सप्लाई आप करते थे और ये अज्यूम करते थे कि उसका 80% पानी घूमकर वापस से हमारे सीवर्स में आ जाएगा। वहीं इसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा था कुछ और यहाँ पर रिलेशन से बिटवीन द मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज, मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज, मिनिमम डेली डिस्चार्ज एंड मिनिमम आवरली डिस्चार्ज। इन सभी की वैल्यूज हम लोगों ने लिखी थी इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन कांस्टेंट वैल्यू दैट इज नोन एज एवरेज डेली डिस्चार्ज और एवरेज डेली फ्लो के रिस्पेक्ट में ही हमने इन सभी की वैल्यूज याद रखी थी। सभी के लिए कोएफिशिएंट्स अलग अलग होंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज, जैसे कि अगर मैक्सिमम डेली की वैल्यू लिख रहे हो तो दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस, वेयर एज मैक्सिमम आवरली विल बी इक्वल्स टू थ्राइस and minimum daily will be equals to 2 by 3 or 1 by 3 for the minimum hourly discharge। इसी के अलावा हमने यहाँ पर ये भी देखा था कि कितने अलग अलग साइज ऑफ सीवर्स होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा जो सीवर होता है उसका नाम होता है आउटफॉल सीवर, फिर आता है मेन सीवर, फिर आता था सब मेन सीवर और फिर आता था अपना ब्रांच सीवर। ब्रांच सीवर से छोटा होता था लैटरल सीवर और लैटरल सीवर से भी छोटा होता था हाउसहोल्ड सीवर। वहीं अगर मैं फ्लक्चुएशंस की बात करता हूं तो फ्लक्चुएशंस जस्ट इसके अपोजिट होंगी। तो जितना बड़ा डायमीटर उतना उसमें फ्लक्चुएशंस ऑफ डिस्चार्ज कम देखने को मिलता था। दो तरह के हमने ग्राफ देखे थे, एक था सीजनल ग्राफ जिसमें मंथ वाइज हमने ग्राफ देखा था और दूसरा था ड्यूरिनल वेरिएशन जिसमें हमने आवर वाइज वेरिएशन देखा था। इसी के अलावा हमने ये भी देखा था कि जो सीवर्स हैं दैट आर डिजाइंड एज एन ओपन चैनल, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लो होता था वो अंडर ग्रेविटी होगा। वहीं इसके अलावा जो सीवर्स है ये पार्शियल फ्लो के लिए डिजाइन किए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर गैसेस एक्यूमुलेट कर पाए और कोई फ्लक्चुएशंस अगर हुए तो इसको एक्यूमुलेट हम लोग कर पाएंगे। जितना बड़ा डायमीटर होगा उतना आप स्मॉल डी बाय कैपिटल डी की वैल्यू छोटी करते थे फॉर द बिगर डायमीटर। वहीं इसके अलावा फिर हमने ये भी देखा था कि ओपन चैनल फ्लो है अगर तो वेलोसिटी के लिए दो इक्वेशंस यूज की जाती थी। जो पहली इक्वेशन थी दैट वाज मैनिंग्स इक्वेशन और मैनिंग्स इक्वेशन का फॉर्मूला था 1/n r रेज़ टू पावर 2/3 s रेज़ टू पावर 1/2। वेयर एज इसके अलावा हमने यहाँ पर दूसरी इक्वेशन देखी थी दैट इज योर c इंटू अंडर रूट ऑफ r इंटू s। वहीं इसके अलावा जो सीवर्स थे उनको हम लोग डिजाइन करते थे एज अ स्टेबल चैनल। स्टेबल चैनल का मतलब होता था ना इधर सिल्टिंग हो और ना ही स्कोरिंग हो। सिल्टिंग भी नहीं होनी चाहिए, स्कोरिंग भी नहीं होनी चाहिए। स्कोरिंग होती थी एक हाई वेलोसिटी पे और ये जो स्कोरिंग की वेलोसिटी थी, ये स्कोरिंग की वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करते थे अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ऑफ द सीवर। जैसे कि अगर यहाँ पर मान लीजिए 2.5 से 3.5 मीटर पर सेकंड की स्कोरिंग वेलोसिटी ली जाती थी फॉर द सीमेंट कंक्रीट सीवर्स, वेयर एज इट इज टेकन टू बी 3.5 टू 4.5 मीटर पर सेकंड फॉर द कास्ट आयरन सीवर्स। इसी के अलावा जैसे कि मैंने आपको पार्शियल फ्लो की बात की है, आर और एस
यहाँ पर आर, ए और पी की वैल्यूज निकालनी होगी फॉर द पार्शियल फ्लो सीवर। तो अगर मैं मान लेता हूँ ये हमारे एक पार्शियल फ्लो सीवर है जिसमें फ्लो हो रहा है यहाँ तक। सो इधर पहले प्रेजेंट है वाटर, और ये सेंट्रल पे जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज इक्वल्स टू अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी इज दिस पर्टिकुलर डेप्थ, दैट इज डेप्थ ऑफ फ्लो वेयर एज द डायमीटर इज कैपिटल डी। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे दैट इज स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1 - cos अल्फा बाय 2, वेयर एज इसके बाद फिर हमने देखा था स्मॉल ए बाय कैपिटल ए का फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 360 डिग्री माइनस साइन अल्फा बाय 2 पाई। थर्ड फॉर्मूला इसके बाद हमने देखा यहाँ पर अबाउट स्मॉल पी अपॉन कैपिटल पी एंड दैट इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 360 डिग्री। फोर्थ फॉर्मूला देखा था स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का एंड दैट इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 360 डिग्री माइनस साइन अल्फा बाय 2 पाई अपॉन अल्फा बाय 360 डिग्री। तो ये कुछ फॉर्मूलेज देखे थे हम लोगों ने। फिर इसके अलावा हमने ये भी देखा था दैट द डिग्री ऑफ सेल्फ क्लींजिंग, सेल्फ क्लींजिंग मतलब क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स नीचे सेटल हुए हैं तो वो अपने फ्लो के साथ ही आगे मूव कर जाए। डिग्री ऑफ सेल्फ क्लींजिंग इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द shear स्ट्रेस एक्टिंग एट द वॉल एंड दैट इज गिवन एज गामा इंटू आर इंटू एस। तो अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन में आपको ये बोल दे दैट द टू सीवर्स हैव इक्वल डिग्री ऑफ सेल्फ क्लींजिंग, तो अगर इक्वल इक्वल डिग्री ऑफ सेल्फ क्लींजिंग है इसका मतलब गामा 1 इंटू आर 1 इंटू एस 1 शुड बी इक्वल टू गामा 2 इंटू आर 2 इंटू एस 2 होना चाहिए। बट अगर मान लीजिए ये बोलता है दैट द टू सीवर्स हैव सेम मटेरियल, अगर सेम मटेरियल है इसका मतलब रफनेस की वैल्यू सेम होगी और मैनिंग्स कांस्टेंट दैट इज n1 और n2 दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाएगी। अगर मान ले वो ये बोलता है दैट द टू सीवर्स आर लेड पैरेलल, और अगर पैरेलल बोला है इसका मतलब दोनों का ही जो स्लोप है उसकी वैल्यूज भी इक्वल इक्वल हो जाएगी। इसी के अलावा हमने यहाँ पर ये भी देखा था कि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे और उसके लिए एक फॉर्मूला था। जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला था दैट वाज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8k बाय एफ इंटू जी इंटू डी इंटू जी माइनस 1, जहाँ k और f तो कांस्टेंट होते थे। कैपिटल G इज नथिंग बट दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्मॉल g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और यहाँ पर d डायमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिल्ट पार्टिकल होगा। फिर हमने यहाँ पर ये देखा था कि अगर एक सर्कुलर सीवर है तो सर्कुलर सीवर को हम लोग क्यों प्रेफर करते थे, क्योंकि उसके अंदर जो वेलोसिटी डिक्रीज होने का रेट है ये काफी कम होता था विद द डिस्चार्ज। तो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर सर्कुलर सीवर में हाई वेलोसिटी मेंटेन रह पाती थी, इसीलिए सर्कुलर सीवर को हम लोग प्रेफर करते थे। बट हमने ये भी देखा था दैट वेलोसिटी डिक्रीज रेट इज मोर स्पेशली इफ स्मॉल डी इज इवन लेसर देन डी बाय 2, इसलिए कोशिश ये की जाती थी कि हम लोग हमेशा ही जो फ्लो है उसको हाफ डेप्थ से ज्यादा पे करवा लें। लेकिन ये प्रॉब्लम आती थी हम लोगों को किसमें, इन द कंबाइंड सीवर्स, इसीलिए हम लोग वहां पर क्या देते थे, एग शेप्ड सीवर्स प्रोवाइड करते थे। एग शेप्ड सीवर्स क्या होते थे, तो उसमें टोटल 2 सर्कुलर सीवर्स की शेप के जैसा ही यहाँ पर एक सीवर दिया जाता था जिसमें टोटल 2 इस तरह के सीवर होते थे सर्कुलर। इसमें भी देखिए अगर तो जो ड्राई वेदर था उसमें फ्लो यहाँ होता था विच इज अबोव द हाफ डेप्थ ऑफ स्मॉलर सर्कल, वियर एज जब वेट वेदर फ्लो होता था मतलब जब पानी यहाँ पर स्टॉर्म की वजह से भी आता था तो जो फ्लो का लेवल होता था वो हमारे बड़े वाले सर्कल के हाफ डेप्थ से ऊपर पे होता था। सो एग शेप्ड सीवर्स एक्चुअली प्रेफर्ड फॉर द कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, ये हम लोगों ने देखा था। वहीं इसके अलावा फिर हमने ये भी देखा था कि मैक्सिमम वेलोसिटी एक पर्टिकुलर सर्कुलर सीवर में कब आती थी, तो सर्कुलर सीवर में मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती थी हम लोगों को एट स्मॉल डी बाय कैपिटल डी इक्वल्स टू 0.81, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती थी दैट वाज 12.5% मोर देन द फुल फ्लो वेलोसिटी। वहीं अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम डिस्चार्ज की बात करता हूँ तो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए जो कंडीशन आती थी दैट वाज एट स्मॉल डी बाय कैपिटल डी इक्वल्स टू 0.95, और जो मैक्सिमम यहाँ पर डिस्चार्ज देखने को मिलता था दैट वाज equals to 7% more than the full flow discharge. So this was all about our sievers. आगे बढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे कुछ और यहाँ पर नया टॉपिक का रिवीजन।